बचपन से हम सभी ने सुना है कि ईश्वर निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं होता। अर्थात सभी आकार उन्हीं के हैं और उन्हीं आकारों में से एक आकार आज हमारे साथ उपस्थित है, डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह। मैं ये केवल उनकी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, ये सत्य है। ये वो सत्य है जो मैं और उनके पेशेंट्स के माता पिता मानते भी हैं और जानते भी हैं। डॉक्टर सुबोध सिंह, मेडी कॉलिग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और इससे बेहतर लोकेशन कभी नहीं हो सकता था, काशी। बिल्कुल, काशी एक अच्छा लोकेशन है और घाट, इससे अच्छा वाकई कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपसे कल बात की थी तो आपने मुझे यही कहा था कि घाट पे दरभंगा घाट आपने सजेस्ट किया था, एंड आई थिंक अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हमने ये लोकेशन डिसाइड किया। थैंक्स टू यू। बनारस के घाटों का ये जो स्ट्रेच है, ये पत्थरों के घाट हैं ये सारे। और जब सुबह-सुबह जब एक गोल्डन लाइट सूरज की यहाँ पड़ती है तो ये घाट बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब यहाँ करते हैं। अ, पिछले बचपन से आपका काशी ही स्थान रहा है। बिल्कुल। बदलाव आपने देखे हैं काशी में? बहुत सारे बदलाव देखे मैंने, पूरे शहर में काफ़ी बदलाव हुआ। सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ी है, लेकिन जब हम गंगा पर आते हैं, यहाँ के घाटों पर आते हैं, तो फिर वही जो नज़ारा है वो सामने आ जाता है, वही फीलिंग सामने आने लगती हैं, वही एहसास होता है। और लेकिन घाट पे भी कुछ बदला है। पहले सभी नावें जो होती थी वो रोइंग नाव होती थी, चप्पू वाली नाव होती थी। अब बहुत सारी मोटर बोट्स होने लगी हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में बैटरी ऑपरेटेड बोट्स और सीएनजी ऑपरेटेड बोट्स उन्होंने शुरू किया है, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन उस समय जबकि चप्पू वाली नावें होती थी, तो उनके चलने की और पानी की जो आवाज़ होती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। तब ये पक्षी और उस पानी की आवाज़, वो बहुत अच्छी लगती थी। अब शोर थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। आपने अब फिल्में देखते हैं? बहुत कम, जो अच्छी फिल्में होती काशी हैं से देखते हैं। रिलेटेड कुछ फिल्में हैं, मसान एक फिल्म है अब उनमें मसान से, मैंने देखी है। और बहुत खूबसूरती से काशी को दर्शाया जी, गया है। जी। एक अलग एस्पेक्ट दिखाया गया उस फिल्म में। और अभी हाल ही में बहुत सी फिल्में काशी से रिलेटेड बनने लगी है, जिस वजह से टूरिज्म भी काफी बूस्ट हुआ है। जी। काफी जरूरी होता है ये सारी चीजें, बिकॉज रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। और काशी तो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो विरासत है उसका केंद्र रहा है, और काशी से सभी लोगों के जड़ें जुड़ी हुई हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो आंध्र प्रदेश का एक परिवार वो आ रहा था, और वो पैदल चल रहे थे बिल्कुल नंगे पाँव। तो मैंने पूछा कि आप नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं? तो बोला कि काशी में तो नंगे पाँव ही चलते हैं। मैंने कहा लेकिन काशीवासी तो चप्पल पहने हुए हैं। तो बोले वो बात और है, लेकिन हम तो नंगे पाँव ही चलेंगे। काशीवासी का तो घर ही है, जी, स्वयं जी। यहाँ बसते तो हैं आप हमें ये लोग। पता है कि मंदिरों में जाना है तो चप्पल उतारनी है, लेकिन वो काशी में कदम रख रहे हैं तो चप्पल उतार रहे हैं। इतनी आस्था है लोगों में, और वो पहली बार काशी आए थे। तो काशी सबके दिलों में बसी हुई है, और सब चाहते हैं कि जीवन में एक बार कम से कम हम काशी आ ज़रूर जाएँ, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा वो सोचते हैं। और ये आपका निवास स्थान है। ये मेरा काफी निवास स्थान है। सौभाग्य की इससे बड़ा बात है। सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं रोज़ काशी में रहता हूँ, काशी वासियों के साथ जीता हूँ, काशी की आबो-हवा का आ आनंद लेता हूँ और घाट पर अक्सर आके बैठता हूँ। डॉक्टर सिंह काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, और वो क्यों है हम उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपके शुरुआती दौर के बारे में हम बात करते हैं। आपकी पढ़ाई, आपका बचपन, डॉक्टरी तक का सफ़र आप सबसे पहले बताएं। डॉक्टरी तक का जो सफ़र था, मतलब बचपन से डॉक्टर बनने तक का, वो बहुत ही रोचक था। मैं कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप उस दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो कठिनाइयों का उतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप एक बार निगाहें पीछे डाल के देखते हैं, तब आपको लगता है कि आपने क्या समय गुज़ारा है। जब मैं छोटा था तो पिताजी रेलवे में काम करते थे। 4 भाई थे हम लोग, तो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। तो घर में काफ़ी कुछ काम होता था, मोमबत्तियाँ बनाना, साबुन बनाना, मंजन बनाना, बहुत सारा काम। तो मैंने बचपन से ये सारा काम सीखा है। मैं आज भी बहुत बढ़िया मोमबत्तियाँ बना सकता हूँ, बढ़िया साबुन बना सकता हूँ। लेकिन जब 13 साल का था तो पिताजी की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद काफ़ी कठिन समय गुज़रा, बहुत कुछ करना पड़ा।
पिताजी जब थे तो चश्मे ले आते थे, वो चश्मे भी बेचने जाते थे हम लोग। साबुन घर में बनता था, फिर उनकी बट्टियाँ बनाना, उसको पैक करना और फिर उनको बेचना, वो सारा काम भी किया। लेकिन मेरी पढ़ाई जारी रही। फिर मैंने मेरे भाई ने एक दुकान खोली थी, दुकान पे भी बैठता था, मैं स्कूल से आता था तो दुकान पे भी बैठता था। लेकिन पढ़ाई फिर भी जारी रही और फिर मैंने बीएचयू से मैंने पीएमटी पास करके बीएचयू में एडमिशन लिया। उस साल और भी कई जगह हुआ था मेरा, लेकिन बीएचयू क्योंकि अपने शहर में था, तो यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैंने एडमिशन लिया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं बहुत सारी चीज़ों में आगे रहता था, स्पोर्ट्स में भी, एनसीसी में भी। मैंने पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया और एयर विंग में था, तो मैं बेस्ट शूटर भी था। तो काफ़ी कुछ मैंने किया। तो यहाँ से एमबीबीएस, फिर एमएस, फिर प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच किया, फिर प्लास्टिक सर्जरी में ही डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड किया। फिर मैं बनारस में ही रहना चाहता था, इसलिए फिर यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। इरादा तो मेरा टीचर बनने का था, लेकिन बीएचयू में कोई जगह नहीं थी, बाहर में जाना नहीं चाहता था, तो फिर यहाँ बस गया। लेकिन यहाँ बसने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद का जो सफ़र है वो भी बहुत रोचक है। और जैसे कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, जो भी चाहा वो होता गया। और उसके होने के पीछे शायद बहुत ही कड़ी मेहनत और बहुत ही पक्का इरादा, और भगवान सब कुछ देते चले गए, अपने आप ही जैसे सब कुछ होता चला गया। जो भी सोचा मैंने कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो मैंने किया। तो धीरे धीरे क्लेफ्ट में इंटरेस्ट था, तो क्लेफ्ट की सर्जरीज करने लगे ढेर सारे। पिताजी की बरसी पे हर साल फरवरी में एक कैंप आयोजित करता था। फिर 2004 में अपने छोटे से अस्पताल में जब मैंने एक कैंप आयोजित किया क्लेफ्ट पेशेंट्स के लिए, तो 135 मरीज आए हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उस समय स्माइल ट्रेंड के जो साउथ एशियन प्रेसिडेंट थे मिस्टर सतीश कालरा, वो आए। तो उन्होंने कहा कि आप स्माइल ट्रेंड के पार्टनर बन जाते हैं। तो मैं तो यही चाहता था, इसीलिए उन्हें बुलाया था। तो मैं बिल्कुल तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको लेकिन ये सुधार करने पड़ेंगे, ये स्तर आपको सुधारना पड़ेगा अपने अस्पताल का। तो तब मैंने बैंक से लोन लिया और लोन लेके अस्पताल में वो ज़रूरी मशीनें खरीदी और उसको सुधारा। फिर 1 अप्रैल 2004 से जो हम स्माइल ट्रेंड के पार्टनर बने, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 2006 तक, केवल 1.5 साल में, हम प्रति वर्ष दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरी करने वाले अस्पताल बन गए। और अब अभी भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरी करने वाले अस्पताल हैं। और ये सारी सर्जरी स्माइल ट्रेंड की मदद से बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल निःशुल्क होती है। और 2008 में एक हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हमारे कामों पे, वो आपको पता होगी, स्माइल पिंकी। स्माइल पिंकी ने बहुत सारे अवार्ड जीते, जिसमें से कि ऑस्कर अवार्ड प्रमुख है। तो हम सब और पिंकी भी ऑस्कर अवार्ड के लिए गए थे, वहाँ के रेड कार्पेट पे चले, और जब वो अनाउंसमेंट हुआ तो हम सब उसी हॉल में बैठे थे। और उसके बाद भी काफ़ी कुछ होता रहा, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हमने यहाँ बनारस में की, और बहुत सारी नई चीज़ें हमने क्लेफ्ट के क्षेत्र में दी, जो कि न केवल बनारस और भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चित हुई, और दुनिया भर में अब वो चलाई जा रही है। आपने अपने संघर्ष और सफलता इतने आसान भाषा में और इतने हम्बल तरीके से बताई है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक स्टेप नीचे बैठ जाऊँ, क्योंकि मैच करना सर बहुत मुश्किल है। और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे काशी में मिल पाई हूँ। संघर्ष के दौर की मैं बात करूँगी। जिस तरीके से आपने वो आभाव से बताया कि मोमबत्ती बना लेते थे, हम बेच देते थे, और वैसे ही वो संघर्ष के साथ आपने पढ़ाई भी की थी। परिवार का कितना सहयोग रहा है, चाहे वो तब हो और आज, क्योंकि डॉक्टर का जो स्केड्यूल वो काफ़ी अनसर्टेन होता है। तो फैमिली कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती है? देखिए, परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। और अगर हम बचपन की बात देखें, तो पिताजी की मृत्यु के बाद सबकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन मेरी जारी रही। सभी भाइयों ने मुझे मदद की कि मैं पढ़ लिख जाऊँ। तो वो कुछ भी करते थे। मेरे बड़े भाई ने ऑटो भी चलाया और बहुत कुछ, हर काम किया। मतलब मैं सब चीज़ का बयान नहीं कर सकता, लेकिन सभी कुछ काम किया, और जिससे कि मेरी पढ़ाई जारी रहे। तो मैं डॉक्टर बना। बाकी एक भाई ने बाद में अपनी पढ़ाई फिर शुरू की और फिर बैंक ऑफिसर बने, रिटायर हुए अभी, और एक भाई रेलवे में रहे। तो उस समय भी परिवार का बहुत सहयोग था। और जैसे कहते हैं ना कि जो एक सफल प्रोफेशनल होता है, वो घर में कम समय दे पाता है। तो मैं मेहनत कश तो था ही,
और सफल भी होता चला गया। सफल मतलब ढेर सारे मरीज़ भी मेरे पास आते रहे, तो मुझे अपने परिवार के लिए भी कम समय मिला। और कई बार ऐसा होता था कि मैं देर रात से घर लौट रहा हूँ और बच्चे सो गए हैं, और सुबह बच्चे जल्दी क्योंकि स्कूल चले जाते थे, तो मैं फिर उन्हें नहीं मिल पा रहा हूँ। तो बहुत दिनों तक मैं बच्चों से कई बार मिल भी नहीं पाता था। तो वो बच्चों ने वो समय ज़ाया किया, बहुत कीमती समय मैंने वो ज़ाया किया। पत्नी ने बहुत सहयोग दिया, तो परिवार का तो खैर बहुत सहयोग रहा। लेकिन फिर भी काम के बाद जो भी समय मिलता था वो मैं घर पे ही देता था। फिर मैं वो समय फिर और कहीं नहीं गुज़ारता था। लेकिन काम बहुत था, और काम करने का एक जुनून था, एक पागलपन था, एक मिशन था। तो वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच जाना। हम लोग दूर-दराज के स्टेट्स में, गाँव में, कस्बों में जाते थे। वहाँ से क्लेफ्ट के बच्चों को तलाश करते थे और उनको लेके आते थे अपने अस्पताल, उनको ऑपरेशन करते थे। और ऑपरेशन भी करने का ये जुनून था कि हम दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित सर्जरी करें, और वो भी स्माइल ट्रेन का भी यही मिशन है। तो हम लोग ढेर सारे संख्या में बच्चों को ऑपरेट करते थे, तो ढेर सारे 7-6 दिन सर्जरीज़ करते थे, फिर 7वें दिन कहीं कैंप के लिए चले जाते थे। रात की ट्रेन पकड़ के कहीं दूर-दराज कैंप करते थे दिन भर संडे को, और शाम को फिर आके सोमवार को फिर से सर्जरी शुरू कर देते थे। तो हमारी टीम ने भी पूरी मेहनत की, तो मेरे परिवार का ही नहीं बल्कि मेरे टीम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे साथ जो डॉक्टर्स काम करते थे, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर हों, चाहे वो बेहोशी के डॉक्टर हों, चाहे वो दूसरे प्लास्टिक सर्जन्स हों, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। और बहुत सारे सर्जन्स ने मेरे यहाँ ट्रेनिंग भी पाई, और ट्रेनिंग पा के अपने केंद्र शुरू किए उन्होंने, लेफ्ट सेंटर शुरू किए। और उसमें से कुछ लोग तो किसी-किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स के अभी हेड हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जैसे आपने बताया कि घर वालों का बहुत योगदान रहा है आपके इस जी, सक्सेस, और पिछले जैसे आपने बताया कि मंडे टू सैटरडे आप लोग काम किया करते थे एंड एक दिन कैंप होता था, फिर मंडे से आप लोग रेज्यूम कर लेते थे अपना काम। तो ये सिर्फ एक वीक की बात नहीं है, ये पिछले 30 सालों की मेहनत है जो आपको जी, यहाँ बिल्कुल, लेकर आई है, बिल्कुल। और इतना जी, डाउन टू अर्थ एक आप इंसान अभी भी हो। जी। मुझे ये समझना है आपकी श्रीमती का कैसा इस पे रहा है? क्या आप लोग कहाँ मिले थे और अ, क्या व्यवहार रहे? हम लोग बीएचयू में मिले थे, वो अच्छा, बीएचयू में ही काम करती थीं, तो हम बीएचयू में मिले थे, फिर हमारी शादी हुई। वो साउथ की हैं, अच्छा। केरला की, और अभी भी मुझे बहुत सहयोग करती हैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में। और उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरी इस प्रगति में, क्योंकि घर के प्रति उन्होंने मुझे बिल्कुल निश्चिंत रखा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने घर पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाईं, और बच्चों को बहुत अच्छे से समय दिया, उन्होंने पाला बच्चों को, और बच्चे ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। तो घर का सहयोग तो और श्रीमती जी का सहयोग तो बहुत रहा, और पत्नी तो पत्नी होती है। बच्चों को भी डॉक्टरी करना है या वो कुछ और कर रहे हैं? जो बच्चे अब डॉक्टरी कर रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के बच्चे कई बार दोनों चीज़ें होती हैं कि हुँ, डॉक्टर्स बन हुँ। जाते हैं, और कई बार इतने उनका ध्यान उससे हट जाता है कि नहीं, हमें नहीं पापा की तरह डॉक्टर बनना है या मामा की तरह डॉक्टर बनना है, बहुत बिज़ी हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरे बच्चे इंस्पायर्ड हुए मुझसे भी, और मेरी बेटी जो कि बड़ी है, वो अब प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच कर रही है, वो सेकंड ईयर है, और मेरा बेटा जनरल सर्जरी में, वो छोटा है, वो जनरल सर्जरी में अभी एमएस कर रहा है, वो भी सेकंड ईयर है। तो वो दोनों डॉक्टर बन रहे हैं और दोनों सर्जन बन रहे हैं। क्या बात है! हम बहुत सारा आशीर्वाद आपके परिवार के लिए, फूले-फले इसी तरह, और धन्यवाद। वो जनरेशन टू जनरेशन की मेहनत है जो आज बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। देखने मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन को पाना, वो विरासत में नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल। वो मेहनत से पाया जा सकता है। आपको पढ़ाई करना है, आपको एग्ज़ाम पास करने हैं, आपको कॉम्पिटिशन पास करना है, कॉम्पिटिशन पास करने के बाद और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तब कहीं जाके आप डॉक्टर बन पाते हैं। और मेरे बच्चों ने वो मेहनत की है, मेरे मेरे बच्चों ने वो मेहनत की है, और उस कारण से वो आगे बढ़ पाए हैं। और उन्होंने मुझे सारी उम्र मेहनत करते देखा है, तो शायद उनकी भी अब मेहनत करने की आदत सी पड़ गई है, तो जो कि एक अच्छी बात है। जी। आपको हमेशा से प्लास्टिक सर्जन ही बनना था? जब मैं वैसे तो मुझे पहले तो नहीं पता था कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो सभी डिपार्टमेंट्स में जाना होता है। लेकिन जब मैं जनरल सर्जरी में मास्टर्स करने लगा, तो मेरे जो गाइड थे वो प्लास्टिक सर्जन थे, प्रोफेसर जेके सिन्हा, वो प्लास्टिक सर्जन थे, तो मेरा रजिस्ट्रेशन उनके अंडर में हुआ, तो मेरी पहली पोस्टिंग ही प्लास्टिक सर्जरी में हुई। तो कला में मुझे बहुत रुचि थी, पहले मैं पेंटिंग भी करता था, अच्छा। तो अभी भी मेरा फ़ोटोग्राफ़ी, पेंटिंग और लिखना, ये सब मेरे शौक हैं। तो
जो मैंने प्लास्टिक सर्जरी में देखा कि वहाँ पे विज्ञान तो है ही, उसके साथ-साथ क्रिएटिविटी भी बहुत है, बहुत सारी कला है, क्योंकि हर जो डिफेक्ट होता है हर जो विकृति होती है, उसके लिए एक अलग तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आप वो प्लानिंग करते हैं, आप विज्ञान एक मूल आधार जो है विज्ञान जो साइंस है, वो आप जानते हैं। उस आधार पर किसी दी गई डिफेक्ट के लिए आप प्लानिंग करते हैं। हर केस के लिए एक नई प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे अ, उस रचनात्मक बहुत सारा काम उसमें होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है उसमें। तो इसलिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी बहुत पसंद था। ये एक आर्ट है और प्लास्टिक सर्जरी अगर आप देखेंगे तो ये एक प्योर सर्जिकल साइंस है, बिल्कुल शुद्ध सर्जिकल साइंस है। इसका कोई मेडिकल पार्ट है ही नहीं। जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होती है तो कार्डियोलॉजी उसका मेडिकल पार्ट है, न्यूरो सर्जरी होती है तो न्यूरोलॉजी उसका मेडिकल पार्ट है, पीडियाट्रिक सर्जरी होती है तो पीडियाट्रिक्स उसका मेडिकल पार्ट है, यूरोलॉजी सर्जरी होती है तो नेफ्रोलॉजी उसका मेडिकल पार्ट है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का कोई मेडिकल पार्ट नहीं है, वो प्योर सर्जिकल साइंस है। और आप जहाँ बैठी है ना, बनारस, यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई और सुश्रुत ने अ, मतलब ईसा से भी 600 से 1000 साल पहले सुश्रुत ने यहीं पर प्लास्टिक सर्जरी शुरू की और उनका एक बहुत ही वैज्ञानिक स्कूल था। और यहाँ तक कि जो शरीर की संरचना है जिसे हम एनाटमी कहते हैं, और एनाटमी को हम लोग एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं, तो वो वहाँ एनाटमी पढ़ाया करते थे। और जो शव हैं उनको गंगा के पानी में भिगो देने के बाद प्लास्टिक के ब्रश से उसको एक एक लेयर हटाते जाते थे और अंदर की नसों को, हड्डियों को, खून की नलियों को, सब के बारे में वो अपने जो उनके शिष्य थे उनको बताया करते थे। तो एक बहुत ही वैज्ञानिक सर्जरी का, शल्य चिकित्सा का जो स्कूल बनारस में था। और सुश्रुत आज भी सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। तो आप वहाँ बैठी हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो क्या ये भी एक कोइंसिडेंस था कि जब आपने प्लास्टिक सर्जरी चुना और जहाँ से आप बिलोंग करते वहाँ इसका इन्वेंशन हुआ है? बिल्कुल, एक कोइंसिडेंस था और एक बहुत ही इंस्पायरिंग पॉइंट था और मेरे लिए ये एक स्वप्न का भी कारण बना। और वो स्वप्न था कि बनारस में एक ऐसा प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो कि दुनिया में सबसे अच्छा हो। लेकिन और मैं बहुत, जब मैंने एमसीएच पास कर लिया तो मैं बहुत जगह जाता था, बहुत लोगों के पास जाता था जिनके पास मुझे लगता था कि ज़मीनें हैं और वो दे सकते हैं। बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता था, अपने एल्बम्स दिखाता था। मैं कहता था कि मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, ज़मीन आपका, इंस्टीट्यूट आपका, लेकिन मैं इसे दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बनाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य से लोग एक यंग प्लास्टिक सर्जन की काबिलियत पे विश्वास नहीं कर सके और किसी ने भी वो सहयोग नहीं दिया। लेकिन शायद अपना प्रोफेशनल जीवन समाप्त करने से पहले वो मैं कर सकूँगा। तो ऐसा ऐसा दुर्भाग्य प्लान है। उनका है जो जिन्होंने आपको ज़मीन नहीं दी, क्योंकि आपका भी सफ़र एक हॉस्पिटल से आई मीन शुरुआत हुई है। आपने प्रैक्टिस कहाँ से की है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, और अब आपका एक हॉस्पिटल है जीएस मेमोरियल हॉस्पिटल, तो उसके बारे में बताइए कि वो शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, जब हम लोग बीएचयू से निकले थे ना, तो हमारे पास 4500 रुपए थे और जो हमने मकान किराए पर लिया उसके 2400 रुपए उसके किराए के हमने पहले एडवांस दे दिए। और हमारे पास खाट भी नहीं थी, एक 4 महीने की बिटिया थी, तो हम ज़मीन पे गद्दा बिछा के सोते थे। वहाँ से हमने शुरुआत की, ठीक है? और पहली बारिश और पहली बार जब बिजली कड़की, तो आम की चौकी ले आए ताकि ज़मीन पे ना सोना पड़े और 10 साल तक उस आम की चौकी पर ही सोते रहे। तो पहले मैंने हेरिटेज हॉस्पिटल से यहाँ शुरुआत की और प्राइवेट कुछ अस्पताल में मैं जाता था। यहाँ पास में गंगा के घाट पे उधर किनारे दूर एक रामघाट अस्पताल है, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, वहाँ मैंने काम शुरू किया। फिर एक हिंदू सेवा सदन हॉस्पिटल था, वो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल था। तो आधा दिन तो मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में ही बिता देता था, बाकी आधा दिन मैं प्रैक्टिस करता था, दूसरे अस्पतालों में जाता था। एक फ्रैक्चर्स क्लिनिक है, वहाँ मैं जाता था। फिर मैंने एक बर्न सेंटर भी खोला एक बीडीए हॉस्पिटल में, तो मैं बहुत अस्पतालों में काम किया। फिर 2001 में अपने अस्पताल की छोटी सी शुरुआत की और जैसे कहते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक वो अस्पताल बना है और धीरे धीरे उसमें एडिशन करते गए। और लेकिन शुरू से मेरा एक ज़रूर मिशन था कि मैं 100% ईमानदारी और 100% एथिकल प्रैक्टिस करूँगा। लोग मुझे कहते थे कि प्लास्टिक सर्जरी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करो। तब प्लास्टिक सर्जरी इतनी प्रचलित नहीं थी प्रैक्टिस में, तो मुझसे कहते थे कि जनरल सर्जरी करो, वो भी करते रहो, नहीं तो फिर तुम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए नहीं सीखी कि मैं बाकी चीज़ें ही करता रहूँ। तो प्लास्टिक सर्जरी को यहाँ पर प्रैक्टिस में मैंने इस्टेब्लिश किया। बाद में और बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन भी बनारस में आए, वो भी इस्टेब्लिश हुए और
उसके बाद भी पूरी ईमानदारी और पूरी एथिकल प्रैक्टिस करते हुए भी मैं अपने आप को एक सफल प्लास्टिक सर्जन समझता हूँ। और सफल इस सेंस में कि मेरे पास ढेर सारे मरीज आते हैं और उनके समस्याओं का निदान मैं कर सकता हूँ, उनकी सर्जरी कर सकता हूँ। ये मानता हूँ कि मैं बहुत सारे और दूसरे डॉक्टर्स की तरह मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सका हूँगा, लेकिन मैं उसको सफलता का पैमाना नहीं मानता। मैं उस प्यार को सफलता का पैमाना मानता हूँ कि जो मरीज़ मुझे देते हैं, और प्यार देने में मुझे कोई कमी नहीं की उन्होंने, और मैं बहुत रिच हूँ उनका प्यार पाने में। मैंने प्यार बहुत कमाया है और मरीज़ भी बहुत कमाए हैं, बहुत विश्वास कमाया है मैंने। तो प्यार और विश्वास मेरी सबसे बड़ी निधि हैं, सबसे बड़ी कमाई है। और अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाने लायक पैसा भी मैंने कमाया है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी डॉक्टर संपूर्ण ईमानदारी से और संपूर्ण एथिकल प्रैक्टिस करके बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है और अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस में उतरने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरा संदेश नई पीढ़ी के लिए भी है। ये जब सर आप एथिकल और अनएथिकल की बातें कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में हमें ये बहुत देखने मिल रहा है। जी। अनएथिकल प्रैक्टिस, एनजीओ ओपन करने के बाद उसके पीछे जो एक गलत प्रैक्टिस होती है, जी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि एक मैसेज तो आपने दी है, जी, लेकिन ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। जी, बहुत रेयर डॉक्टर है, उनमें से डेफ़िनेटली आप एक शख्स हैं, जी, जिन्होंने मतलब जिनका ग्राफ सबने देखा है और सभी को पता है। जी। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ये कहना है कि ख़ास तौर से मेडिकल प्रैक्टिस में मैं एक बात आपको बताता हूँ। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट यू आर बोर्न इन ए फैमिली दैट कुड गिव यू एजुकेशन। ठीक है? ये अनायास ही नहीं है कि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुँ, हुए हुँ। जो आपको एजुकेशन दे सका। और ये भी अनायास नहीं है कि आपको इतनी बुद्धि थी कि आप पीएमटी पास कर सके। और ये भी अनायास नहीं है कि आप एक डॉक्टर बन सके, एक सर्जन बन सके, उस पर एक प्लास्टिक सर्जन हुँ। बन सके। इसके पीछे एक दैवी मिशन है, देयर इज़ अ कॉज़ बिहाइंड इट। उसको नहीं भूलना चाहिए। आप कहीं भी पैदा हो सकते, तो आपको कितनी भी कम बुद्धि हो सकती थी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है। एक पर्पज़ है उसके पीछे, एक दैवी पर्पज़ है उसके पीछे, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। तो सभी डॉक्टर्स को और सभी सक्षम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो वो आज हैं, उसके पीछे एक कारण है, एक मकसद है, और उस मकसद को नहीं भूलना चाहिए। और अपनी सामर्थ्य को समाज के लिए और दुनिया के उन लोगों के लिए जो कि इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास वो सब नहीं मिला, या वो किसी तरह से वंचित हैं, उनके लिए प्रदान करना चाहिए और कोशिश करके देना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िम्मेदारी उन्हीं की है जिन्हें एहसास है। तो एहसास और साथ-साथ अगर आप सक्षम बने हैं, तो इसके पीछे एक दैवी पर्पज़ है, एक कारण है, करेक्ट। तो उसको नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए जो एनजीओज़ हैं, जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो अस्पताल बना रहे हैं, या जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पैसा कमाने के लिए बहुत प्रेशर है, वहाँ पर अपने शिक्षा के इस मकसद को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार मैंने एक मरीज पिता पुत्र को ये कहा था कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना कि जाके बेईमानों की कतार में खड़ा हो जाऊँ। वो मुझे कुछ परिवर्तित करने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा कि मैं इतना पढ़ लिख के डॉक्टर इसलिए नहीं बना कि जाके चोरों की कतार में खड़ा हो जाऊँ। तो ये एहसास हमेशा होना चाहिए। आपने इतना शिक्षा पाली है, आप इतने सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इतनी शिक्षा पाकर भी अगर आप ईमानदारी से कमा नहीं सकते, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। और अगर आपको बेईमानी ही करनी थी, तो इस पढ़ लिख के डॉक्टर बनने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल जो परसेप्शन है, वो भी डॉक्टर्स और अस्पताल के खिलाफ है। तो किसी भी चीज़ को लोग अब शक की निगाह से देखते हैं, जबकि अधिकांश बार ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन ऐसा एक माहौल बन चुका है समाज में, मीडिया के द्वारा या पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनके भाषणों के द्वारा एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अब डॉक्टर को लोग शक की निगाह से देखते हैं, उसकी राय को भी शक की निगाह से देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा कष्ट में रहेंगे। आपको वो इलाज कर भी रहा है और आपके मन में संशय बना रहेगा। आम तौर पर सभी डॉक्टर्स अपने मरीज का भला चाहते हैं और उसके इलाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो जो घर भी जाते हैं ना, तो उसी मरीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर गंभीर होता है तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अस्पताल फ़ोन करके बार-बार पूछते रहते हैं। किसी और प्रोफ़ेशन में ऐसा नहीं होता। उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं डॉक्टर। और आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएँगी तो देखेंगे कि अगर किसी मरीज को अगर तुरंत ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है ना, तो सबसे पहले रेज़िडेंट डॉक्टर ही आगे आ जाता है।
अपना ब्लड देता है। मैंने भी कई बार अपने मरीजों के लिए ब्लड डोनेट किया है जब रेजिडेंट था। तो ऐसे डॉक्टर बहुत करते हैं। तो डॉक्टर्स की ज़िंदगी को समझने के लिए लोगों को कुछ दिन अस्पताल में गुजारने चाहिए। और बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को शैडो करने के लिए जाते हैं या कुछ दिन सोशल सर्विस करने के लिए जाते हैं। और यहाँ भी ये काम शुरू होना चाहिए कि स्कूल के बच्चों को अस्पताल में भेजना चाहिए। जो बुज़ुर्ग रिटायर्ड लोग हैं उन्हें अस्पताल में जाके एक सामाजिक सेवा देनी चाहिए। तब वो डॉक्टर्स की ज़िंदगी को थोड़ा सा और बेहतर समझ पाएंगे और अस्पतालों में किस तरह से इलाज किया जाता है, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में सुन रहे थे। मुझे आपसे ये जानना है, आपने 3-3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। जी निश्चित तौर पे बहुत मेहनत रही होगी उसके पीछे। जी लेकिन आजकल हमें ये खबर बहुत सुनने मिलती है कि जस्ट एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, उस वजह से सुसाइड हो जाते हैं जी मेडिकल स्टूडेंट की। जी आप उन जो युवा है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी क्योंकि आपने वो चीज़ नाकाम चीज़ को आपने जी पूरा किया है, तो जी वो आपका क्या कहना है उनके लिए? बिल्कुल भी देखिए आजकल इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं उसके लिए प्रोफेशन के लिए इतने सारे हमारे समय उतने विकल्प भी नहीं थे, हुँ, कम थे। कोई हुँ, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए हुँ, या फिर सरकारी उस नौकरी में आप आ गए। लेकिन आजकल बहुत सारे अच्छे विकल्प हैं और सभी अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन बहुत है। अगर आप कोई कंपटीशन पास नहीं कर पाते हैं या कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, आप काबिल हैं। और कभी अगर आप असफल हुए हैं तो इसको हमेशा इस तरह से लेना चाहिए कि मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है और इस तरह से भी लेना चाहिए कि और भी मेरे पास विकल्प हैं। कभी भी उससे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि माता पिता को कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बने हुए हैं। आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, क्योंकि मेरा भी कभी ड्रीम था कि मैं एक जर्नलिस्ट बन जाऊँ, जो कि एक अच्छा प्रोफेशन होता। मेरा ये भी ड्रीम था कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बन जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में की जा सकती हैं और असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ कभी हासिल नहीं हो सकती है। मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो दौड़ में कई बार हारा हूँ, तो दूसरे लोग मुझसे अच्छे थे तो जीत गए। मैं कई बार थर्ड आता था, फर्स्ट नहीं आता था, दूसरे लोग हर बार फर्स्ट आ जाते थे। तो हार जीत लगी रहती है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। एक जीवन एक यात्रा है, उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और यंग लोग जो हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनसे मुझे ये कहना है कि आज हमारे समय की अपेक्षा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपका ध्यान भटक सकता है। तो सारी एनर्जी और सारा समय अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो सारी एनर्जी और सारा टाइम जब आप चैनलाइज करेंगे तब आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता आप असफल ना हुए पहली बार में तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। मैं अभी जो एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया है उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और अगले साल मैं एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होऊंगा। और ये मैं 5वें इलेक्शन में जीता हूँ। पहले 4 इलेक्शन मैंने हारे, ठीक है। 1-2 इलेक्शन हारने के बाद ये होता है कि छोड़ दें, ये मेरे लिए नहीं है, मैं शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ कि एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, ऐसा लगने लगता है। 2-3 बार लोग कहने लगते हैं कि मैंने तो तुम्हें वोट दिया था लेकिन तुम हार गए, तो और डिप्रेशन लगता है। लेकिन आपको हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको लगे रहना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको सफलता मिलेगी अवश्य। और अगर ना मिलती, जैसे इस बार इलेक्शन के पहले था कि अगर इस बार फिर नहीं बना तो मेरे पास उससे दूसरी बड़ी चीज़ें करने के लिए भी तो हैं, वो करूँगा। एक आपको कहानी बहुत पुरानी याद होगी, एक अदिति और वो, जिसमें एक राजा की 2 रानियाँ हैं और वो छोटी रानी का जो बच्चा जो है आके राजा की गोद में बैठता है, तो बड़ी रानी उसको हटा देती है कि नहीं, तुम राजा की गोद में नहीं बैठोगे। तो जब वो रोता-रोता अपनी माँ के पास आता है, तो उनको बोलते हैं कि माँ उसको बोलती है कि तुम्हें इससे भी बड़ा स्थान प्राप्त होगा। तो वो जाके वो तपस्या करने लगता है, बाद में वो ध्रुव के रूप में प्रसिद्ध होता है और आज भी हमारे उत्तर के आकाश में ध्रुव एक अटल तारा है। तो जब एक छोटी चीज़ नहीं मिलती है, एक छोटी जगह आपको हार हासिल होती है या असफलता हासिल होती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए एक बड़ी चीज़ पहले से सुनिश्चित है, वो आपको ज़रूर मिलेगी।
संघर्ष करते रहना है, वो संघर्ष करते सफलता रहना मिल ही चाहिए। जाएगी। मैं जब अस्पताल ये वाला खोल रहा था, इसके पहले 1-2 जगह मैंने अस्पताल किराए पर लिए, लेकिन शुरू करने से पहले उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। मैंने सामान भी खरीद लिया था, वो भी नष्ट हुआ। शायद इसलिए कि मुझे ये मुकाम हासिल करना था। अगर मैं उन छोटी सी जगहों पर रह जाता, तो शायद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता, जो कि आज मैंने किया। उस समय मुझे दुःख हुआ, लेकिन उससे बड़ी सफलता मुझे हासिल हुई। तो मुझे ये कहना है कि जब भी आपको कोई एक छोटी असफलता मिलती है या छोटी हार मिलती है, तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बड़ा पहले से लिखा हुआ है। इंतज़ार करना उस चीज़ इंतज़ार का। करना चाहिए, लेकिन केवल इंतज़ार से काम नहीं बनेगा। मेहनत, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। देयर इज़ नो शॉर्टकट। देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में समझते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है आकार देना, मोल्ड करना। इसका जो आज जो प्लास्टिक है, उसके साथ उसका कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। तो जो जो ग्रीक शब्द है प्लास्टिकोस, उसका अर्थ होता है आकार देना या रूप देना। तो जब शरीर में कोई मांस गायब हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, कैंसर की वजह से, जल जाने की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो उस मांस को फिर से बनाना, दूसरी जगह से मांस को लाना, ये एक प्लास्टिक सर्जरी है। जो चीज़ ईश्वर ने नहीं दी या विकृत रूप से दी, उसको ठीक करना भी प्लास्टिक सर्जरी है। तो बहुत सारी जन्मजात विकृतियाँ, हाथ की चोट, चेहरे की चोट, जलने से जो घाव हो जाते हैं, उसके बाद जो विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उन सबको ठीक करना प्लास्टिक सर्जरी है। आजकल सौंदर्य के सुधार के लिए भी जो सर्जरी की जाती है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक पार्ट है। आजकल माइक्रो सर्जरी की जाती है, खून की नलियों पर आधारित मांस शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। जब कैंसर होता है, जैसे मैंने बहुत सालों तक, 15 सालों तक एक कैंसर इंस्टीट्यूट में भी काम किया है, तो जैसे मुँह में कैंसर हो गया और आधा जबड़ा और आधा चेहरा निकाल देना पड़ रहा है और उसको बनाना है, कहीं दूसरी जगह से मांस या हड्डियाँ ला के आप वापस उसको बनाते हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी है। तो प्लास्टिक सर्जरी के सहयोग के बिना बड़ी कैंसर सर्जरी होना संभव नहीं है। स्किन की या चेहरे की जो बड़े कैंसर सर्जरी होती हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। जो बर्न का इलाज है, वो प्लास्टिक सर्जरी में होता है। बर्न से जो विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी में होता है। जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, वो चाहे चेहरे की हो, चाहे हाथ की हो, चाहे शरीर के अन्य स्थानों की हों, उसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है। नसें कट जाती हैं, खून की नलियाँ हो या सेंसेशन की नलियाँ हो या टेंडेंस हो, उनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है। जब उँगलियाँ हाथ कट के अलग हो जाती हैं, तो उनका जोड़ने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी में होता है। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का कुछ उपयोग है, जो कि नहीं है। दूसरा ये सोचते हैं कि हर प्लास्टिक सर्जरी में पैर से निकाल के चमड़ा लगाना पड़ता है, वो भी सही नहीं है। हर प्लास्टिक सर्जरी में चमड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे चमड़ा बहुत कम है, वहाँ चमड़ा या मांस लगाने की ज़रूरत होती है, वरना उनको चमड़ा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। वैसे ही जुड़ जाता है जी, वो। नहीं सर्जरी करके जोड़ा जाता सर्जरी, है। हाँ, आई मीन सर्जरी करके। जी। मुझे ये भी समझना था, जब प्लास्टिक सर्जरी की बात होती है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है और जो अंडरस्टैंडिंग है बाहर की दुनिया में, वो यही है कि एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी है। आप कैसे देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी को एज अ वाइड स्कोप? जो प्लास्टिक सर्जरी का 97% पार्ट है या 98% पार्ट है, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। जो कि जो नष्ट हो गया है, चाहे वो जन्म से ही नहीं है, चाहे बाद में किसी बीमारी या किसी रोग के कारण कोई भाग नष्ट हो गया है, तो उसको फिर से बनाना, वो एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, वो फिर से बनाने की सर्जरी है, वो प्लास्टिक सर्जरी है। और एस्थेटिक सर्जरी वो काफ़ी कम उसमें होती है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी युवती के चेहरे पे बड़ा सा स्कार है या नाक उसकी बहुत दबी हुई है, जिसके कारण वो अवसाद में रहती है, जो डिप्रेशन में रहती है, तो उसको सुधारना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि रोग केवल शारीरिक नहीं होते, रोग मानसिक भी होते हैं। किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी ये भी है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहे। तो एस्थेटिक सर्जरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देती है। लेकिन आजकल हमें ये बहुत देखने मिलता है कि हर काफ़ी लोगों को, चाहे वो नोज़ जॉब हो, लिप्स जॉब हो या और भी प्रकार के जो उन्हें फेस पे करवाना हो कॉस्मेटिक सर्जरी, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट उतने ही हैं जितने किसी अन्य सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट हैं, और सर्जरी निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से कभी नहीं करानी चाहिए। और जब डॉक्टर्स भी, जो एस्थेटिक सर्जन्स हैं, वो जब ये देखते हैं कि जो मकसद है सर्जरी कराने के लिए पीछे, वो जो डिफेक्ट है उसके
अनुपात में नहीं है तो मना कर देते हैं। बहुत सारी एस्थेटिक सर्जरी मना की जाती हैं केवल क्योंकि उसके पीछे भी एक मानसिक कारण हो सकता है, तो बहुत सारी सर्जरीज को मना किया जाता है। लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है। और सर्जरी की दृष्टि से देखा जाए तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो छोटी सर्जरी होती हैं, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है या दूसरी सर्जरी जनरल सर्जरीज होती जो हैं वो ज़्यादा कठिन होती है और शरीर को ज़्यादा चोट पहुंचाती एडवांसमेंट की बात करना है, सक्सेस रेट तब क्या था, अब क्या है, रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। है। देखिए, रिसोर्सेज के बहुत सारे पहलू हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 30 सालों में इस देश में बहुत विकास हुआ है और आर्थिक रूप से संपन्नता भी आई है, न केवल सरकार के पास बल्कि आम जनता के पास भी। तो बहुत सारा विकास भी मैंने देखा है इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में, टेक्निक्स के रूप में ही। जैसे पिछले 30 सालों में भारत में क्लेफ्ट की सर्जरी में बहुत विकास हुआ, बिल्कुल बदल गया जैसे क्लेफ्ट की सर्जरी होती थी। पिछले 30 सालों में बर्न के इलाज में बहुत विकास हुआ। पिछले 30 सालों में माइक्रो सर्जरी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। पहले इक्का दुक्का जगह माइक्रो सर्जरी होती थी जब मैं पढ़ रहा था, तो हर शहर में माइक्रो सर्जरी होती है, हर शहर में उसके एक्सपर्ट्स हो गए हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उसके ट्रेनिंग के लिए माइक्रो सर्जरी लैब्स हैं। तो अब जो प्लास्टिक सर्जन निकल रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, बहुत ही ढेर सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं और लोग उसको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाज और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी का भारत में बहुत विकास हुआ है और अब ऐसी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है जो कि भारत में ना होती हो और किसी को बाहर जाके करानी पड़े। एडवांसमेंट काफ़ी हो चुकी है। बिल्कुल। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर एक बार जानेंगे। हम काशी में हैं और महर्षि सुश्रुत के बारे में बात न करें ऐसा हो नहीं सकता। जी। उनके बारे में थोड़ा और विस्तार में आपसे जानेंगे कि प्राचीन विज्ञान में काफ़ी सहयोग रहा है उनका और किताबें भी हैं उन पे, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो विज्ञान था, खास तौर से चिकित्सा विज्ञान जो था, जो आयुर्वेद था, वो उस समय बहुत विकसित था क्योंकि उसका आधार जो था वो वैज्ञानिक था। जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एनाटॉमी के लिए ह्यूमन बॉडी को जो है लकड़ी के ब्रश से साफ करके देखते थे। तो जो ईसा से 1000 साल पहले से ज़्यादा से हमारे जो सर्जिकल स्कूल्स हैं वो बहुत ही प्रगतिशील थे। वो तक्षशिला में हो, चाहे वो काशी में हो, चाहे पाटलिपुत्र में हो, यहाँ पर जो सर्जिकल स्कूल थे वो बहुत ही फेमस थे। और यहाँ पे काशीराज देवदास के अंडर में जो फिर सुश्रुता जो थे, सुश्रुता कई बार कहते हैं कि वो एक चेन ऑफ गुरुज थी, वो एक व्यक्ति नहीं था, एक चेन ऑफ गुरुज थी। तो सुश्रुता स्कूल्स हुआ करते थे। तो लेकिन अब अगर एक व्यक्ति को माना जाए तो सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत को अगर कह दिया जाए तो वो ईसा से 600 साल से 1000 साल के बीच में कभी वो बनारस में थे। तो सुश्रुत संहिता भी है और मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ी है और मेरे बर्न की थीसिस में उसका कुछ पार्ट भी उद्धृत किया गया है। तो उस समय जो उन्होंने बर्न का वर्णन किया है या किसी घाव का जो वर्णन किया है, आज की तारीख में भी वो अक्षरशः सही। बर्न की उन्होंने 4 डिग्री, जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री कहते हैं, तो उस समय भी अतिदग्धम, सम्यक दग्धम, दुर्दग्धम, इस तरह से करके 4 डिग्रीज उन्होंने वर्णन किया था और उन सभी डिग्रीज का अलग अलग कैसा घाव होता है वो उन्होंने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, जो कि आज भी बिल्कुल सही है। और उनके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, आज भी बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसी आकार के होते हैं। तो क्योंकि उसका आधार वैज्ञानिक था तो वो सर्जरी सही थी। बहुत सारी सर्जरी करते थे। भारत में नाक कान काट के सजा देने का प्रावधान था, तो जब नाक कान काटे जाएंगे तो एक ज़रूरत थी नाक कान को बनाया जाए। तो नाक को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे वैद्य थे जो कि नाक बनाने के लिए सर्जरी करते थे। सुश्रुत में तो खैर गाल से मांस लेके नाक बनाया था, लेकिन बाद में माथे से मांस लेके, फोरहेड से मांस लेके नाक बनाया जाता था। आज भी वो नाक बनाने की राइनोप्लास्टी सर्जरी, इंडियन फोरहेड राइनोप्लास्टी, आज भी उसको कहा जाता है और आज भी सही है। जब एक जेंटलमैन मैगजीन में 18वीं शताब्दी में कुवास जी केस पब्लिश हुआ था इंग्लैंड के, जब उसने देखा कि नाक कान काटे हुए व्यक्ति को एक जगह ले जाया गया और वहाँ पे उसने नाक का शेप लेके उसको माथे पर रख के और यहाँ से ला के नाक उसने बना दी। और आज भी मैं आज भी वैसे ही नाक बनाता हूँ। अगर नाक कटी हुई हो तो नाक वैसे ही बनाता हूँ और यहाँ पे खून की नलियों पे आधारित वो मांस होता है।
तो वो उस समय भी सही था। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक आधार था। उस समय हमारा जो चिकित्सा है और शल्य चिकित्सा दोनों बहुत ही उन्नत थे। बाद के वर्षों में उसमें बहुत ह्रास हुआ और हमारी पुस्तकें, हमारे स्कूल वो सब नष्ट हो गए। तो उसकी निरंतरता बनी नहीं रह सकी। लेकिन उस समय शुश्रुत के समय, और इसलिए शुश्रुत मैं एक बार शिकागो में एक म्यूज़ियम में गया, एक सर्जिकल म्यूज़ियम में गया, तो वहाँ मैंने देखा एक किताब खुली हुई है और वो सुश्रुत संहिता है। और उस सुश्रुत संहिता में वो श्लोक खुला हुआ है, उसका अर्थ लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्जन की उँगलियाँ कैसी होनी चाहिए। उसका पूरा वर्णन है उसमें। तो उनका उनका मान पूरे विश्व में है और एक प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में मान किस लिए है? क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। तो एक वैज्ञानिक रूप से प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में उनका मान जो है पूरे विश्व में है। तो मुझे बहुत हर्ष है कि काशी में रहते हुए मैं उस परंपरा का सबसे बाद वाला एक हिस्सा हूँ, सबसे ताज़ा और नया हिस्सा हूँ। हालांकि मेरे बाद भी अब आगे पीढ़ियाँ हैं प्लास्टिक सर्जन्स की, तो उसी परंपरा में की कड़ी में मैं एक नीचे आई हुई एक कड़ी हूँ। तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा एक एहसास होता है, बहुत गर्व भी होता है। काशी धार्मिक स्थल है, नगरी है, लेकिन जैसे आपने बताया महर्षि सुश्रुत, राजा देवोदास, धन्वंतरी की बात भी करेंगे। जी ये सारे संत थे, जी ठीक है, लेकिन तब के एशियन साइंस के ये एक मेडिकल डॉक्टर, तब के ये डॉक्टर थे। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि तब से वो संत चला आ रहा है, अब उन्हें डॉक्टर कहा जाता है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मुझे भी लोग कहते हैं कि सर आप तो भगवान हैं। तो जब हम किसी को बहुत सम्मान देते हैं ना, तो उसे भगवान मान लेते हैं। ठीक है? तो हमारे यहाँ सम्मान देने का ये एक तरीका है। ठीक है? शिक्षक को भगवान मान लेते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, गुरु को भगवान मान लेते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो ईश्वर हैं। ठीक है? लेकिन ये सम्मान देने का तरीका है। निश्चित रूप से धन्वंतरी, निश्चित रूप से सुश्रुत, निश्चित रूप से देवदास, ये सब एक वैज्ञानिक थे, प्रखर वैज्ञानिक थे। लेकिन हम लोगों ने उन्हें बहुत ऊंचा ओहदा दिया, उन्हें एक संत या संत से ऊपर भी देवता या भगवान का रूप दिया। तो थे तो वैज्ञानिक ही। क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं उन्हें अपने ग्रुप में रखना चाहूँगा, उन्हें वैज्ञानिक ही मानूंगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस समृद्ध परंपरा की शुरुआत की, तो हमारे लिए किसी संत, किसी देवता, किसी भगवान से कम नहीं। आपकी बात फिर से करेंगे। 40,000 से ज़्यादा आपने सर्जरीज की है, क्लेफ्ट सर्जरी। जी। प्रेरणा कहाँ से मिली इन चीज़ों की? प्रेरणा मरीजों से, क्योंकि जब अपनी आँखों के नीचे एक कटा हुआ होठ है और आपकी उंगलियों के कुछ मूवमेंट से आपके देखते देखते वो एक सुंदर चेहरे में बदल जाता है, तो तब जो खुशी का एहसास होता है, जो एक किक मिलता है ना, जो प्रेरणा मिलती है, उससे बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि मैं दिन रात काम करूं और दिन के घंटे 24 ना हो के 48 हों, ताकि मैं ढेर सारे बच्चों को मैं उनका रूप परिवर्तित कर सकूं। एक बार मुझे याद है कि मैं एक बड़े मीटिंग में अमेरिका में था, ऑस्कर से पहले, तो लोगों ने पूछा कि आप इतनी सारी सर्जरी करते हैं, आप थक नहीं जाते? तो मैंने ये मेरा भी सवाल है। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, सर्जरी मेरे लिए सबसे रिलैक्सिंग पार्ट है डे का। तो मैं मरीजों, उनके साथियों से बात करते समय मुझे स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन सर्जरी मेरे लिए सबसे रिलैक्सिंग पार्ट है। जैसे कोई कोई साधक वीणा बजा रहा होता है या सितार बजा रहा होता है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, वो थक नहीं जाता। वैसे ही सर्जरी मेरे लिए एक साधना है, मेरे लिए एक म्यूजिक है, मेरे लिए एक कला है। जब मैं उस साधना का अभ्यास कर रहा होता हूँ, तो मुझे रिलैक्सेशन होता है, मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ सर्जरी करते हुए। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा का भी विषय है, वो मेरे लिए एक सुख का भी विषय है, वो मेरे लिए एक शांति का भी विषय है। और मतलब इससे ज़्यादा आनंद मुझे किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। जैसे मैंने मेंशन किया था कि आपने 40,000 से ज़्यादा क्लेफ्ट एंड पैलेट सर्जरी की है, जी लेकिन निशुल्क, जी ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सर्जरीज तो डॉक्टर्स कर ही रहे हैं, जी ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं? बिकॉज किसी के लिए भी इतने नंबर पे सर्जरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें भी होती है। जी तो पहले तो एक नंबर समझते हैं कि ये सर्जरी में खर्चा कितना हो जाता है जी। और कैसे आप ये पॉसिबल कर पाते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए पे कर रहा है। ठीक है? लेकिन जो
इंसानी सहयोग होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मेरा अस्पताल अपना है और जो इसकी दवाइयों का या बेसिक खर्च जो होता है वो स्माइल ट्रेन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था उठाती है, जो कि वैसे जो सर्जरीज होंगी उसका 1/3 से भी कम होता है। तो आमतौर पर अगर आप क्लेफ्ट सर्जरी कराने जाएंगे तो आपके 80-90 हज़ार या लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। स्माइल ट्रेन उसके लिए दवाइयों का खर्चा 25-30 हज़ार रुपये तो देता है, जिसमें दवाइयों का खर्च और बेसिक बेहोशी वगैरह का खर्च जिसमें कि निकल जाता है, और इसलिए हम सारे ये सर्जरीज निःशुल्क कर पाते हैं। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती हैं जो कि मरीज़ ना उठा पाता है, ना ही स्माइल ट्रेन कर सकता है, तो वो सर्जरी हम लोग अपने तौर पे करते हैं। अस्पताल मेरा है, तो अस्पताल की सारी सुविधाएं हम अपने तरफ से निःशुल्क दे सकते हैं, तो इसलिए हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लेफ्ट सर्जरी के अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम लोग निःशुल्क कर पाते हैं या बहुत कम शुल्क में कर पाते हैं। उसके पीछे भी अस्पताल का अपना होना और अपनी इच्छा का होना है, और उसके पीछे वो मरीज़ भी हैं जो कि अपनी सर्जरीज के लिए पूरा पैसा देते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कि मुझसे प्लास्टिक सर्जरी कराने आते हैं, उसका पूरा पैसा देते हैं, तो वो पैसा अस्पताल को चलाने में बहुत मदद करता है, और वो पैसा मुझे इसलिए भी मदद करता है कि मैं दूसरे मरीजों का इलाज जो है निःशुल्क कर सकूँ। तो सब कुछ, किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्जरी को करने में खर्च तो है ही, वो खर्च कोई ना कोई थोड़ा या बहुत उठाता तो है ही। क्लेफ्ट सर्जरी सबसे पहले होता क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये बचपन में ही पता चल जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है? क्या इसे रोका जा सकता है या कोई टेस्ट है प्रेगनेंसी के दौरान जो करा के हमें ये पता चल पाए कि बच्चे को ये बहुत ही प्रॉब्लम है? अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही लंबा जवाब है इसका। और क्लेफ्ट होने के कारणों पे हम लोग 2004 से एक बहुत बड़ी जेनेटिक रिसर्च कर रहे हैं, जो कि भारत की पहली जेनेटिक रिसर्च है और विश्व की सबसे बड़ी जेनेटिक रिसर्च में से एक है। और हम लोगों ने बहुत सारे शोध पत्र जो हैं प्रमुख जर्नल्स में दुनिया के पब्लिश किए हैं। लेकिन क्लेफ्ट होने का कोई एक कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि कि इस कारण से क्लेफ्ट होता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल कारण हैं, वातावरण में होने वाले कारण हैं, जैसे आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं या स्मोकिंग है या विटामिन की कमी है, ये भी कारण है। साथ साथ जेनेटिक कारण भी है। 350 से अधिक जीन्स जो कि चेहरे के बनते समय काम कर रहे होते हैं, उसमें किसी में भी किसी भी तरह की अगर कमी आ जाएगी तो क्लेफ्ट हो सकता है। तो क्लेफ्ट जब चेहरा बनता है, तो जैसे जब मानव भ्रूण का विकास होता है ना, तो सृष्टि के विकास के जितने भी चरण हैं ना, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो जैसे जब हम मछली थे, मेढक थे, तो जैसे जैसे हमारे गलफड़ थे, तो धीरे धीरे वो गलफड़ बंद होने लगते हैं, चेहरा 2 साइड से आके ऐसे जुड़ता है, और उस समय ढेर सारे जीन्स काम कर रहे होते हैं। कुछ जीन्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए काम करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी सुषुप्त रह जाती है। तो उसमें से कुछ जीन जब काम कर रहे हैं, या जीन्स के फंक्शंस को प्रभावित करने वाले रेगुलेटिंग जीन्स हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, या उस समय किसी चीज़ की कमी, जैसे विटामिन B9 या B12 की कमी हो जाती है, तो वो जीन अपना काम नहीं करते और क्लेफ्ट जो है, या होठ या तालू 2 साइड से ऐसे जुड़ने से वंचित रह जाते हैं और क्लेफ्ट हो जाता है। तो किस समय पे वंचित हुए तो उतना क्लेफ्ट हो जाता है, कभी कहीं थोड़ा सा, कहीं पूरा ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, तो उस तरह का क्लेफ्ट होता है। कभी एक साइड, कभी दोनों साइड, कभी केवल होठ, या कभी होठ या मसूड़े, या होठ मसूड़े तालू सब। तो किस समय हुआ और किन किन जीन्स के कारण हुआ, इससे डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारण ज्ञात नहीं है जिससे कि क्लेफ्ट को रोका जा सके। लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहनी है कि गर्भावस्था से पूर्व, उससे पहले ही होने वाली माँ को पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, एक बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, विटामिन्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन B9 या फोलिक एसिड और B12 प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, और सभी तरह के पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, दवाइयों से दूर रहना चाहिए। तो स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और लेकिन कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि उसको बचाया जा सके। और जब गर्भावस्था में होता है बच्चा, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 13वें सप्ताह से ही ज्ञात हो सकता है। 13वें से 20वें सप्ताह के दौरान जब हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उससे पता चल सकता है कि क्लेफ्ट है कि नहीं। लेकिन अगर क्लेफ्ट है आपको, तो आपको एक क्लेफ्ट सर्जन के पास जाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि क्लेफ्ट बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखभाल कैसे की जाए। क्लेफ्ट अगर पता चल जाए तो ये नहीं करना चाहिए कि बच्चा गिरा दें,
क्योंकि क्लेफ्ट के बच्चे का ऑपरेशन होकर वो बिल्कुल सामान्य जीवन बिता सकते हैं और बिल्कुल आसानी से प्लास्टिक सर्जन द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। और ये सुविधा अब हर जगह, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। और क्लेफ्ट का अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसको दिखाना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम हैं ना, अगर क्लेफ्ट है तो हम हैं। तो वाराणसी में आप हैं, इंडिया में और भी जहाँ अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ जाके ये बिल्कुल सर्जरी करा पूरे पाए? पूरे हिंदुस्तान भर में स्माइल ट्रेन के केंद्र हैं, वाराणसी में भी हैं। और जहाँ वाराणसी में बैठी है ना, वो सुश्रुत और पौराणिक उसके और शिव और सभी महात्माओं के अलावा एक और कारण से जाना जाता है। वाराणसी जो है क्लेफ्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की क्लेफ्ट राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक शहर में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरी अगर की जाती है तो वो काशी में की जाती है, तो वाराणसी में की जाती है। और अगर आप वाराणसी को एक काल्पनिक देश मान लें तो सबसे ज़्यादा सर्जरी भारत में की जाती है, फिर चाइना में की जाती है और फिर वाराणसी में की जाती माय गॉड। है। जी, इंडिया में हर साल 35,000 के आसपास क्लेफ्ट के नए बच्चे पैदा जन्म। होते हैं। अब शायद थोड़े ज़्यादा होते होंगे, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ये आंकड़े पुराने हैं, तो अब शायद 40-50 हज़ार पैदा होते होंगे। भारत में एक एवरेज के हिसाब से 700 में से एक बच्चा जो पैदा होता है तो उसको क्लेफ्ट बच्चा पैदा होता है। लेकिन क्लेफ्ट के बच्चों में मुझे एक और बात कहनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 100 में से 10 क्लेफ्ट के बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। खास तौर से जब तालू कटे हुए होते हैं तो माँ को ये पता नहीं होता है कि इस बच्चे को कैसे दूध पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध वो खींच नहीं पाते, माँ उसको दूध पिला नहीं पाती, उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा दूध और कैसे पिलाएं, और हाइजीनिक तरीके नहीं होते, तो बच्चे बार बार उल्टी दस्त होके और अच्छा दूध ना मिल पाने के लिए कुपोषित हो जाते हैं। तो 2006 में हम लोगों ने बच्चों के क्लेफ्ट के पोषण के लिए एक मुहिम शुरू की। बाद में स्माइल ट्रेन ने इस मुहिम में सहयोग करना शुरू किया और अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में स्माइल ट्रेन क्लेफ्ट के बच्चों के लिए पोषण की एक मुहिम चलाती है, एक क्लेफ्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाती है, जिसका मैं ट्रेनर भी हूँ। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्माइल ट्रेन ने कहा कि अगले 5 सालों तक दुनिया भर के क्लेफ्ट बच्चों के पोषण का जिम्मा हम लेंगे। तो ये उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा और एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, और वो भी काशी से शुरू होकर। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और आप एक एज अ व्यक्ति भी बहुत इंस्पायरिंग है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि जो पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं उसमें फिल्में बन चुकी है, जी। और जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर वो जी। भी मिल चुका है, जी। उसके बारे में बताइए। 2006 दिसंबर की बात है, और क्योंकि 2006 में हम लोग हर साल सबसे ज़्यादा सर्जरीज करने लग गए थे, तो स्माइल टेंट के प्रेसिडेंट ब्रायन मुलैनी और वाइस प्रेसिडेंट डिलोइस ग्रीनवुड और उस टीम के कुछ और सदस्य और कुछ और डोनर्स वो बनारस आए। और उस समय बनारस में हमारे अस्पताल में एक कैंप था, और उस कैंप में 500 से ज़्यादा नए बच्चे हम लोगों ने रजिस्टर किए। और किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में उस समय 500 बच्चे मतलब कम से कम 8-10 साल का कोटा था वो हमने एक दिन में रजिस्टर किए। तो किसी भी एक जगह इतने सारे क्लेफ्ट बच्चे बिल्कुल देखे नहीं जा सकते थे। तो वो प्रेसिडेंट साहब चमत्कृत रह गए। फिर वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर इसकी चर्चा की, तो वहाँ पे मीगन मायलिन नाम की एक डायरेक्टर थे, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का तय किया। तो हमारी पूरी मेथडोलॉजी पे कि हम कैसे कैंप आयोजित करते हैं, कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैसे उन्हें अस्पताल लाते हैं, अस्पताल में कैसे उनका इलाज, सर्जरी और देखभाल की जाती है, पूरी मेथडोलॉजी पे उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। और उसमें 3 बच्चों को उन्होंने फिल्माया कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कैसे थे। उसमें से 2 बच्चे पिंकी और घुटरू थे, जिन्हें मुख्य तौर पे लिया गया। तो पिंकी क्योंकि बहुत कैची नेम है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से नाम जाना जाता है और बहुत सुंदर लड़की भी थी, तो उस फिल्म का नाम दिया गया स्माइल पिंकी, जो कि पूरी तरह से जीएस मेमोरियल के कार्यप्रणाली पे स्थित डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री की खासियत ये है कि उसमें कोई नरेशन नहीं है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। जैसे जैसे वो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है। और उस सैकड़ों घंटे की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उसको एक अमेरिकन लड़की ने एडिट किया 39 मिनट्स में, और वो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकी है। उसमें कोई पहले से कोई चीज़ प्री प्लान नहीं थी।
कोई उसमें डायलॉग्स प्री प्लान नहीं है, कोई लाइट इफेक्ट, कोई साउंड इफेक्ट, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल स्टाइल पे बनाई गई कि जैसे जो घटित हो रहा था उसको बस फिल्मा लिया गया, कोई रीटेक नहीं हुए उसमें, और उसको फिर एडिट किया गया 39 मिनट्स में। तो जो उसकी सिंप्लिसिटी है उस डॉक्यूमेंट्री की, वही उसका पावर है। तो वो क्योंकि बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्री इसलिए बहुत पावरफुल है, और मैं उसको 50 बार देख चुका हूँ, और मेरे ही द्वारा किया गया सब कुछ है, और उस फिल्म में 2-3 बार मेरे आंसू आ जाते हैं जब भी मैं आज भी देखता हूँ। तो इतना इतना उसका पावर है, इतना उसका स्ट्रेंथ है। तो वो बहुत जगह दिखाई गई, और फिर धीरे धीरे ऑस्कर का अवार्ड भी मिला। तो दुनिया की सबसे चर्चित मेडिकल डॉक्यूमेंट्री है ये, दुनिया के सभी देशों में दिखाई गई, और उसके जो सबटाइटल्स हैं 40 से ज़्यादा भाषाओं में दुनिया भर के बनाए गए। सबसे ज़्यादा दुनिया में देखे जाने वाली डॉक्यूमेंट्री बनी, सबसे सफल बनी, और उसने पूरी दुनिया भर में एक अनप्रेसिडेंटेड अवेयरनेस लाई वो क्लेफ्ट के बारे में। कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्री इतनी सफल नहीं हुई जितनी कि इस्माइल पिंकी सफल हुई, और उसने क्लेफ्ट के बच्चों के लिए दुनिया भर में बहुत हित किया, बहुत ही लाभ किया सबके लिए, सब बहुत जागरूकता लाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो डॉक्टर है जिन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। टेक्निकली ऑस्कर जो है उस फिल्म के डायरेक्टर को मिला है। डेफिनेटली, लेकिन कहानी आपकी थी। हाँ, कहानी हमारी जी। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे से इस चीज़ को बता रहे हैं। ये चीज़ मैं सीख रही हूँ आपसे कि कोई कितना भी कुछ बड़ा कर ले, लेकिन उसे बताना उसे सिंप्लिसिटी के साथ है, जो इस फिल्म में भी किया गया है। सिंप्लिसिटी की वजह से ही इस फिल्म को ऑस्कर मिल पाई। जी, मुझे लगता है कि आपको बस अपना काम करते जाना चाहिए, और फिर चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जो भी प्रारब्ध है, जो भी होना है, जो भी निर्दिष्ट है, जो भी तय है, वो तो होगा ही। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो अपना कर्म करना है, और अपना कर्म जो है पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। और कुछ हासिल होता है या नहीं होता है, कम से कम आपके कर्म का सीधा सीधा परिणाम तो मिलेगा ही। और ये वही था जी, उन्हीं में से एक। जी, थोड़ा घाट पे चल ले। जी बिल्कुल। काफी देर से हम बैठे हैं। जी, डॉक्टर साहब, एक और चीज़ समझना है, जैसे ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है, एवरीडे आपके लिए एक नया चैलेंज होता ही है। जी, ऐसे बहुत से फैमिलीज से भी आप मिलते रहेंगे जहाँ क्लेफ्ट के वजह से बीवी पे उनके बहुत प्रॉब्लम आते रहेंगे कि कैसे बच्चे को जन्म दे दिया। जी, जी, उनके फैमिलीज उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। जी। आप ऐसे केसेस से टकराते हैं? बहुत, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे क्लेफ्ट बच्चे देखिए, आज भी दुर्भाग्य से भारत में ये मानते हैं कि अगर बच्चे को कोई विकृति है तो माँ की ही गलती है, माँ ने ही कुछ किया है, ठीक है। और दूसरा कि अगर बच्चे ने एक विकृत बच्चे को जन्म दे दिया है माँ ने, तो सारा दोष माँ का है। और हमारे यहाँ भारत में पहला बच्चा आमतौर पर मायके में पैदा होता है, या दूसरा तीसरा भी मायके में पैदा होता है। तो जब विकृत बच्चे या कटे होठ कटे तालू के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ससुराल वाले माँ और बच्चे को लेके ही नहीं जाते वापस, और कई बार तो माँ को ले जाएंगे, बच्चे को छोड़ जाएंगे, तो नाना नानी उसका इलाज कराने आते हैं। कई बार माँ अपने बच्चे के साथ अपने मायके से आती है, इलाज कराती है, और कितने सारे फैमिली रीयूनियन जो है मेरे अस्पताल में हुए हैं कि ससुराल वाले मेरे अस्पताल से आके अपनी पत्नी को और बच्चे को यहाँ से लेके गए हैं। लेकिन बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें माँ को दोष दिया गया, और कुछ ऐसी बहुत अच्छी भी लोग हैं जो कि बहू को जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, बहुत प्यार से उसको रखा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये तब होती है जबकि माँ एक ऐसी लड़की को जन्म देती है जिसके के तालु कटे हुए हैं, और जितनी ज़्यादा विकृति, जीने के चांसेस उतने कम। तो हम लोग कई बार माता पिता भी उनको नेग्लेक्ट करते हैं, या नेग्लेक्ट किए जाने के लिए फोर्स किए जाते हैं, उनको खाना नहीं दिया जाता, पोषण नहीं दिया जाता। तो हम लोग हर हद तक जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग डीएम को, सीएमओ को, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये लोग अपने बच्चे का देख से ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो मतलब हम कहते हैं ना कि वी लीव नो स्टोन अनटर्न टू सेव द लाइफ ऑफ द क्लेफ्ट बेबी। कुछ भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स, लेकिन हम उस बच्चे की जान बचाएंगे। और मैं अस्पताल में धमकियां भी देता हूँ माँ बाप को धमकियां भी देता हूँ कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो हम एफआईआर कर देंगे आपके अगेंस्ट। लेकिन हमारे काउंसलर्स हैं,
क्योंकि रोज़ रोज़ फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि बच्चे का क्या हाल है, कैसा है, क्या खिला पिला रहे हैं। तो एक अकेला ऐसा अस्पताल है इस देश में जो कि घर रोज़ पूछ के ही पूछता है कि आपने आज बच्चे को क्या खिलाया पिलाया, कि बच्चे का वजन कैसा है, कोई तबीयत तो नहीं खराब है। तो हम छोड़ते नहीं क्लेफ्ट बच्चे को, जैसे ही हमें पता चल जाता है कि क्लेफ्ट बच्चा है तो हम छोड़ते नहीं उसको, पूरा ख्याल रखते हैं। हम लाइफ चेंजिंग की बातें कर रहे थे कि आप कैसे आप लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन, एक नई जिंदगी, ऐसे बहुत से पेशेंट्स के जो माता पिता है, उनके भाई बहन, आप उनसे ही मिलते रहेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप घाट पे चल रहे हैं और कहीं भी आप आए गए हैं और अरे यही वो डॉक्टर है जिन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया था? बहुत अक्सर, और घाट पे तो कई बार, घाट पे कई बार। और इस घाट की एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है कि वो लेडी आसपास कहीं घाट पर हो, इन्हीं घाटों के आसपास रहती है। वो लेडी यहाँ दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर भीख मांगती थी। तो उसको एक एक व्यक्ति मेरे पास लिया, उसका गला पूरा ऐसे सटा हुआ था, हाथ भी सटे हुए थे। तो वो लोग मेरे पास लेके आए कि इसकी सर्जरी करनी है। तो मैंने सर्जरी कर दी और उसके बाद उसने कॉलर वगैरह नहीं लगाया। और बाद में कुछ महीने के बाद फिर आई, फिर गर्दन थोड़ी सी सटी थी। तो मैंने पूछा कि अब तुम क्या करती हो? तो बोला अभी भी मैं भीख मांगती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, तब मैं तुम्हारी सर्जरी नहीं करूँगा। अगर तुम ये वादा करो कि तुम आज से भीख नहीं मांगोगी तो फिर से तुम्हारी सर्जरी करूँगा मैं। तो उसने वादा किया और मैंने सर्जरी की, फिर वो चली गई। फिर मैं कुछ विजिटर्स के साथ, फॉरेन विजिटर्स थे, उनके साथ में घाट पे आया, तो यहाँ पिक्चर पोस्ट कार्ड्स बेच रही थी वो। अच्छा। अब वो यहाँ पर गाइड बन गई है और बनारस के गाइड्स की, कुछ घाट के गाइड्स की तरह वो टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलती है और बहुत सारे अंग्रेज लोग जो आते हैं उनकी गाइड होती है। तो वो उसने बैंक अकाउंट खोला, एक कमरा उसने खरीदा और अब वो बहुत सारी चीज़ें बेचती है और करती है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई, तो वो काम कर रही है। तो इस तरह से घाट पे कई बार मुझे बच्चे मिल जाते हैं जिनके क्लेफ्ट की सर्जरी की होती है। बनारस एक छोटा शहर है और छोटा शहर होने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग आपको जान जाते हैं और बहुत सारे पेशेंट मेरे टकरा जाते हैं। तो कई बार मैं अस्सी घाट पे जाता हूँ तो एक दंपति मिल जाती है जिनके बच्चे की उंगली कट गई थी, तो मैंने जोड़ी थी तो वो जुड़ गई थी। तो वो आज भी उसी प्यार से मिलते हैं मुझे, 20 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी उसी प्यार से मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे घाट पे मिलते हैं। तो काशी में रहने का ये दूसरा आनंद है, ये सब लोग जानते हैं और सबसे मेरे सारे काम ऐसे ही अनायास हो जाते हैं। आपके कर्म से जाने जाते हो आप। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अब हम पीएमजेवाई के बारे में बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी स्कीम्स है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की जब बात होती है तो प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा कवर नहीं हो पाता जी। है। तो ऐसे कौन कौन सी सर्जरी है जो गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर होते हैं? वैसे तो सभी तरह की सर्जरीज कवर होती हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि लोगों की समझ में भी नहीं आती कि प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप क्या है, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं वो तो हैं, लेकिन उसका कवरेज बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बर्न में काफ़ी अच्छा कवरेज है और बर्न से होने वाली विकृति में अच्छा कवरेज है। जो चोट चपेट लग जाती हैं उसका फ्लैप कवर करना पड़ता है, उसमें अच्छा कवरेज है। और कुछ जन्मजात विकृतियों का भी कवरेज है और हर कुछ दिन पे वो कवरेज बढ़ रहा है और कवरेज की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो क्योंकि शुरू में वैल्यू ऐसी थी कि उसने कम वैल्यू में दवाइयों का भी खर्च नहीं निकल सकता था, तो बहुत सारे अस्पताल जो है उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। लेकिन अब उसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है और हम लोग एक प्लास्टिक सर्जन्स की टीम के रूप में भी, एक एसोसिएशन के रूप में भी हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिससे वो कि निरंतर सुधार करते हैं। मुझे पीएमजे स्कीम जो है भारत सरकार की, वो एक बहुत ही सफल और अच्छी स्कीम लगती है क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से लोगों का लाभ हो रहा है और एक अच्छे तरीके से लाभ हो रहा है। तो ना कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी, बट बहुत से अन्य बीमारी भी हैं जो इसमें बिल्कुल, कवर होते हैं। बिल्कुल, सभी सभी तरह के चीज़ों को, यहाँ तक कि घुटना बदलना हो, आँख का ऑपरेशन कराना हो, पेट की सर्जरीज़ हो, सभी चीज़ों को, मतलब मेडिकल साइंस के सभी क्षेत्रों में पीएमजे की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी में कम है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों की समझ आज भी कम है। तो उसमें कम कवरेज है, लेकिन और सर्जरी काफ़ी अच्छा कवरेज है और एक भारत के नागरिक के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि भारत सरकार की आज तक की सबसे अच्छी मेडिकल स्कीम्स में से और सबसे सफल मेडिकल स्कीम्स में से है पीएमजेवाई। बढ़िया। डॉक्टर साहब, अगर आपके हॉस्पिटल में या जो आपकी मुहिम है, चाहे वो प्रोजेक्ट स्माइल हो या जो बर्निंग को लेकर है, अगर इन्हें फंड करना है जी। तो जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपको कैसे डोनेट कर सकते हैं? देखिए, हमारे इस मुहिम को फंड करने के लिए, जैसे बर्न या बर्न हॉस्पिटल के मुहिम को फंड करने के लिए हमारा जीएस मेमोरियल ट्रस्ट है और उसमें सहयोग कर सकते हैं और वाराणसी में हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे अस्पताल में या मुझे
लिख सकते हैं, या gsmemorial.com पर जाके देख सकते हैं, या gsmemorialtrust.org पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। क्लेफ्ट के लिए अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो मैं उन सबको कहता हूँ कि आप स्माइल ट्रेन इंडिया को डोनेट करिए, ताकि वही सब जगह वो फंडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। और बाकी दूसरी मुहिम को, दूसरे मरीजों को मदद करने के लिए, या हमारे अस्पताल प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए GS मेमोरियल ट्रस्ट को वो मदद कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जितने भी हमने बातचीत अभी तक की है, हर चीज में वो कनेक्शन दिखा है काशी का। यहाँ से जो संत महान यहाँ से निकले हैं, उनके बारे में जो आपने बताया, तो कनेक्शन क्या रहा है आपका काशी से? देखिए, काशी की एक आबो हवा है, काशी का एक वातावरण है, और काशी की एक सोच है, ठीक है। अगर आप काशी के घाटों पे गुजरेंगी ना, तो एक साधारण से साधारण आदमी ऐसी बातें बोलता हुआ निकलेगा कि आपको लगेगा कि ये तो बड़ा संत महात्मा है। तो आध्यात्म जो है काशी के कण-कण में है। जैसे कहते हैं ना, शिव जो काशी के कण-कण में है, उसी तरह से आध्यात्म काशी के कण-कण में है। जो काशी का आम आदमी है ना, उसकी आम बातचीत भी आध्यात्म से भरी पड़ी है। तो मेरा तो विकास ही काशी में हुआ है, तो बहुत सारी सोच उससे प्रभावित रही है। तो निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक प्रभाव मेरे मन पे बहुत रहा है, और बहुत सारी पढ़ाई भी मैंने की। मेरी बहुत रुचि जो हिंदू या भारतीय जो आध्यात्मिक लिटरेचर है या पौराणिक लिटरेचर है, उस पर मैंने बहुत पढ़ाई की है। वो चाहे वो पुराण हो, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, वो बचपन से मैं पढ़ता हूँ। मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, मेरी आज भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो मैं सब पढ़ता रहा हूँ। तो उनका भी प्रभाव पड़ा मुझे। काशी वासियों का साथ उस प्रभाव का एक बड़ा कारण था। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो साथी हैं, उनका भी बहुत प्रभाव इस बात पे पड़ा। तो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था काशी का मेरे ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर मैं काशी में नहीं होता और किसी बड़े या दूसरे शहर में होता, मेट्रोपॉलिटन में होता, तो शायद मेरी सोच दूसरी तरह से विकसित हुई होती। तो काशी ने मेरी सोच और विचारधारा को निश्चित रूप से एक दिशा दी है। जो आज रूप मुझे देखने मिल रहा है, वो रूप उन्हीं का है। बिल्कुल, काशी के प्रभाव से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ काशी का, जिसने न केवल मेरे व्यक्तित्व को बल्कि मेरी विचारधारा को भी एक दिशा दी। बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो आप। आई थिंक मतलब मैंने जैसे वहाँ भी आपको बताया था कि वो एक स्टेज पे बैठना भी मेरे लिए सौभाग्य था कि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठ पाए और मैं आपका इंटरव्यू कर पा रही हूँ। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। नहीं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ इतना समय गुजारा और इतनी सारी बातें की, जो कि शायद कुछ लोगों को और ख़ासतौर से आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद रोचक हो सकती हैं, शायद उनके लिए एक प्रोत्साहन का कारण हो सकती हैं, शायद एक प्रेरणा का कारण बन सकती हैं, या शायद एक नई विचारधारा उनके मन में डाल सकती हैं। बिल्कुल। जाते जाते वैसे तो बहुत इमोशनल जर्नी थी आपकी, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर आप दे पाए कि वो एक कहानी थी आपके पेशेंट की, जो मतलब जब भी आप कहीं जाते तो वो ज़रूर आपको याद होता है, या बहुत से प्लेटफॉर्म पे आप स्पीच देते हो, आप एक स्पीकर भी हैं, तो वो एक कहानी अगर आप शेयर कर सके जो सबसे टची हो अब तक की जर्नी में। ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, और हमेशा कुछ न कुछ घटता ही रहता है, और बहुत सी कहानियाँ हैं। मैं तो किसी में से किसी एक को आपको बता सकता हूँ। और जैसे मैं एक महिला की कहानी बताता हूँ, जो कि किसी तरह से जल गई थी, और दोनों आँखें, उसकी कॉर्निया जो थी वो सफ़ेद हो गई थी, वो एक अंधी हो गई थी, और उसको बहुत ज़्यादा प्रकाश आँख में लगता था, चकाचौंध होती थी। तो हमेशा घूंघट काढ़े हुए हमेशा आती थी, और उसका पति उसको साथ में लेके हमेशा मेरे हॉस्पिटल में आता था। फिर हम लोगों ने उसकी पलकों की, पूरे चेहरे की, सारी गले तक की सर्जरी एक ही दिन में, घंटों लंबी सर्जरी में एक ही दिन में सर्जरी की। जब आँख उसकी बंद होने लगी तो वो देखने लगी, और पहली बार जो है हमारे अस्पताल में वो चेहरा खोल के और अपनी आँखों से देखते हुई, बिना पति का हाथ पकड़े हुए, बिना सहारे के चलती हुई आई। एक कहानी और भी मुझे याद है, मैं 2 कहानी और सुनाता हूँ बल्कि। एक कहानी मुझे और याद है कि एक महिला आई जिसके कि घुटने बिल्कुल जांघ से जाके सट गए थे। वो बैठ तो सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। वो हमारी सीढ़ियों पे बैठ-बैठ के ऊपर आई, और फिर हमने दोनों पैर की एक साथ सर्जरी की, और सर्जरी के बाद भी अस्पताल में बहुत दिनों तक रखा, और फिर वो सीधे हमारे आपकी तरह चल के अस्पताल से वापस गई। तो 5 साल से
वो लेडी खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके पैर जाके थाइज में बिल्कुल ऐसे सटे हुए थे, बिल्कुल घुटने मुड़े हुए थे। तो वो सर्जरी हुई, वहाँ से ठीक होके गई। तीसरी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़की थी जो कि जब 7-8 महीने की थी, तब उसके पैर जल गए। वो जहाँ गुड़ बनाते हैं वहाँ की उसकी भट्टी में वॉक चली गई वो, तो उसके पैर जल गए और उसके पंजे जो हैं पैर में जाके पूरा ऊपर जाके सिकुड़ गए, बस उसकी एड़ी भर नीचे रह गई, पंजे जाके ऊपर जाके सिकुड़ गए। तो उसकी दादी ने उसको एड़ियों पे चलना सिखाया, डंडों के सहारे। तो वो डंडों के सहारे चलती थी, और जब डंडों के सहारे चलने लगी तो धीरे धीरे बड़ी हुई। तो वो 2-3 किलोमीटर दूर उसका स्कूल था, वो स्कूल जाने लगी। तो उसके सभी भाई बहन जूते पहन के जाते थे, तो इसने भी जिद की कि मुझे भी जूते चाहिए। अब ऐसे पैर में जूते कौन से आएंगे? तो उसके पिता ने उसके लिए जूते बनवाए, लेकिन उसने कुछ दिन जब वो जूते पहने तो वो जूते उसको गड़ने लगे, चुभने लगे, घाव बनने लगे। तो वो जूते भी उसने छोड़ दिए। जब वो बड़ी हुई 8वीं क्लास के बाद, तब उसको 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना था, तो उन एड़ियों से साइकिल चला के वो स्कूल जाती थी। जब 16 साल की हुई तो वेस्ट बंगाल से हमारे यहाँ आई। तब तक हिंदुस्तान के बहुत सारे अस्पतालों में वो जा चुकी थी, सबने इनकार कर दिया था कि तुम्हारा पैर सीधा नहीं है। फिर हमने उसको भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद उसके दोनों पैर सीधे किए। अब दोनों पैर सीधे करने के बाद उसको अस्पताल में हमने 20 दिन रखा। तो 10 दिन तो उसके घाव ठीक होने के लिए, और 10 दिन उसको चलना सिखाने के लिए। और जब पहली बार जब उसने पैर रखा, तो खुशी और दर्द, दोनों के आंसू, आपने खुशी के भी आंसू देखे होंगे और दर्द के भी आंसू देखे होंगे, लेकिन मैंने खुशी और दर्द के आंसू साथ साथ देखे हैं। वो हंस भी रही है, रो भी रही है, और आंसू बह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अपने पैर पे चल पा रही है, और बगल में खड़े हुए माँ बाप जो उसको सहारा दिए थे वो भी वैसे ही रो रहे हैं। तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बहुत दिन तक उसको चलना सिखाया उसमें। और जाने से पहले, पहली बार जब मेरे चैम्बर में आई थी, ऑफिस में आई थी मेरे, तो एड़ियों पे ऐसे ऐसे चल के आई थी। और जाने के वक्त बिल्कुल वो एड़ी पे यूं चल रही थी ऐसे। वो तो मैं वैसे नहीं कर सकता क्योंकि पंजे से ऊपर तक सटे हुए थे। और जाने के पहले वो पूरे पैर पर ऐसे चलते हुए मेरे कमरे में मुझसे विदा लेने आई, तो मेरे भी आंख में आंसू आए। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था 16 साल की उम्र में, जिसको मैंने विटनेस किया, तो वो एक ऐसे क्षण थे जो कि उसकी ज़िंदगी में, उसके माँ बाप की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, और मेरी पूरी टीम भी वहाँ थी, उन सब की ज़िंदगी में वो एकदम अविस्मरणीय क्षण हैं। और वो जो भाव थे जो उस लड़की के चेहरे पर और उनके माँ बाप के चेहरे पर जो मैंने देखे, वो मुझे कभी नहीं भूलते। तो ये कहा जा सकता है कि अगर डॉक्टर सिंह है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ईश्वर है तो कुछ ये भी मैं नामुमकिन मानती हूँ। नहीं है, लेकिन अगर मैं हूँ, सुबोध है, तो वो कुछ भी कोर कसर नहीं उठा के रखेगा, ये कहा जा सकता है। अपनी पूरी मेहनत करेगा। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ना मैं किसी मरीज के ठीक होने का श्रेय लेता हूँ, ना ही उसके ना ठीक होने का दोष लेता हूँ। श्रेय या दोष मेरे खाते में नहीं है। एक अच्छा इलाज करने का श्रेय मेरे हाथ में है, और अच्छा इलाज ना करूँ तो दोष मेरे हिस्से में है। श्रेय भी भगवान के नाम है और दोष भी भगवान के नाम है। किसी मरीज के ठीक होने का की वजह जो है उसके रोग, उसकी विकृति और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसकी किस्मत, भगवान की इच्छा, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि मरीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा। डॉक्टर का काम है अपने कर्म करना, अपनी पूरे शिक्षा, कौशल और शुभेच्छा के साथ अपने मरीज़ का इलाज करना और उसको हर तरह से मदद करना, यही डॉक्टर का कर्म है। और अगर हमने ये कर्म कर लिया तो मैं खुश हूँ, यही मेरा श्रेय है। मरीज़ का ठीक होने का श्रेय ईश्वर को है, उसके नहीं ठीक होने का श्रेय भी या दोष भी ईश्वर को है। वो भी दोष मुझे नहीं है, दुख मुझे भी होता है, लेकिन वो दोष मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मेरा दोष है। ये भी कह सकते हैं कि महादेव का सीधा सीधा आशीर्वाद आपके सर पर है, आपके कर्म की वजह से। निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से। और आप काशी में खड़ी हैं ना, काशी के हर बंदे के ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, और आप आज यहाँ पर हैं और उनके आशीर्वाद से अभिसिंचित हो रही हैं, ठीक है। और आप सीधे आकाश के नीचे खड़ी हैं, सभी देवी देवता आपको देख रहे हैं, महादेव के सीधे उनके आप ओज के प्रभाव में हैं।
तो सारा आशीर्वाद आपको मिल रहा है और काशी आने वालों को उनका आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। और इसीलिए कहते हैं ना, एक बार ज़रूर काशी आइए। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के आध्यात्म से आप दो चार होंगे, यहाँ पे आप दर्शन करेंगे, यहाँ की जो आभा है, यहाँ का जो आध्यात्मिक प्रभाव है, उसके प्रभाव में आप आएंगे। तो आप काशी ज़रूर आइए। और पूरे देशवासियों से मुझे ये कहना है कि आप काशी आइए और काशी देखिए। काशी का प्राचीन स्वरूप और बदला हुआ स्वरूप सब कुछ यहाँ है। काशी जैसी आध्यात्मिकता, काशी जैसी संस्कृति आपको इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगी। तो काशी आप जरूर आइए। और जब काशी आए तो याद रखिए कि डॉक्टर सुबोध भी यहीं हैं। काशी आना एक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि काशी का बुलावा आता है। बिल्कुल, काशी का बुलावा और आता मैं है। बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि एक साल में 3 बार मैं आ चुकी हूँ। बिल्कुल, महादेव मुझ पे प्रसन्न है। बिल्कुल प्रसन्न है और ईश्वर करे कि आप बार बार काशी आएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे टकराई हूँ अपने इस जीवन में। और मुझे ऐसे और भी लोगों से मिलना है जो इतना महान काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और उनमें से एक आप है जिनसे मैं मिल पाई हूँ। मैं आपका पैर पड़ना नहीं 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 चाहती नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, No, प्लीज no. प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसे ना करें। हूँ। इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ये सबसे ऊपर है। नहीं, हमें ऐसा भगवान देखने नहीं ऐसा मिलते। नहीं करें ना। हमें भगवान लड़कियां देखने देवी नहीं स्वरूप मिलते। होती हैं, लड़कियों को किसी के लेकिन चरण नहीं छूने चाहिए और हम लोग नहीं छुआते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो जी। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, आप सदैव सुखी रहें और इसी तरह से अच्छे काम करते रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।